नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज जान गए हैं। नहीं, जिसमें से हम लोग क्या जाने तो शीत युद्ध के बारे में जाने हैं। नहीं, उसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, किस कारण से हुआ और किस तरह से दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से कई संकट के बारे में हम लोग उसका उल्लेख किए हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बर्लिन संकट के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने उसमें क्या पढ़ा, उसमें पढ़ा कोरियाई संकट के बारे में। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वहां से, जहां से हम लोग अंत किए थे, और जहां से अंत किए थे वहां से शुरुआत करेंगे। जहां शुरुआत में क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले क्यूबा संकट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबा संकट से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और समय बर्बाद किए बिना हम इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यूबा संकट कैसे हम मानते हैं कि क्यूबा संकट कैसे, किस परिस्थिति को क्यूबा संकट माना गया और किस लिए माना गया, इसके बारे में हम लोग मानते हैं। आपको बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एक तो क्लास 12th में आप है तो पूछेगा ही, ठीक है ना। बिहार बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड में है तो सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान समझिएगा। लेक्चर 2 है, इसे हम लोग देख चुके हैं। और हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि बर्लिन संकट हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद उसका परिणाम जान लिए। दूसरा बर्लिन संकट भी हम लोग समझ गए। एक तो घेराबंदी 1948 से 49 में था, और उसके बाद 61 में बर्लिन का दीवार पड़ा। फिर कोरियाई संकट हम लोग पढ़ रहे 1950 से 53 में, इसका महत्व क्या था ये भी हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट दिख रहा है। और क्यूबा मिसाइल संकट क्यों इससे बोला जाता है, और ये क्यूबा मिसाइल संकट कब का संकट है, तो 1962 का। ये 1962 का संकट है। इसका थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसको समझिए। नहीं, लिखा हुआ है क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के बहुत पास स्थित एक छोटा सा देश है। समझ में आ रहा है? यानी ये एक तरह से बोल सकते हो कि मैक्सिको की खाड़ी जो है ना, मैक्सिको की खाड़ी, उसी में कैरेबियन सागर में ये देश है। समझ आया ना? एक तरह से समूह है, जहां वेस्ट इंडीज बोलते हैं ना, उसी वेस्ट इंडीज के एक द्वीप समूह में ही ये क्यूबा एक देश के रूप में है। ठीक है ना। क्यूबा देश जो है कहीं ना कहीं समाजवादी के झुकाव की ओर है, समाजवादी झुकाव की ओर है। तो समझ लीजिए कि ये है आपको, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। और इसी में एक क्यूबा देश है। ये क्या है, क्यूबा, क्यूबा देश है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, दिया गया क्यूबा, तो ये अमेरिका है, मान लीजिए ये यूएसए है। ये क्या है, यूएसए। तो यूएसए के करीब हो गया क्यूबा। तो क्यूबा अमेरिका के बहुत पास स्थित एक छोटा सा देश है, जो 1959 में फिदेल कास्त्रो के फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में साम्यवादी सरकार बनी। क्या बोल रहा है कि क्यूबा में एक एक जो वहां के शासक के रूप में कौन बना 1959 में, तो फिदेल कास्त्रो वहां के एक राष्ट्रपति के रूप में वहां चुना गया, जो कहीं ना कहीं साम्यवादी सरकार के रूप में उसे मान्यता मान्यता प्राप्त हुआ। कहने का मतलब, वहां जो विपक्षी रूप में था, वो सरकार जो वहां सरकार में जो नेता उस समय आया 1959 में, वो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कहीं ना कहीं रूस के विचारधाराओं से मिलती है। क्यूबा ने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से मित्रता कर ली। स्वाभाविक बात है कि सोवियत ने क्यूबा से मित्रता अगर कर ली तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट सोवियत संघ को फायदा होने वाला है। एक तो विचारधारा के साथ साथ, और अमेरिका के दुश्मनी के साथ साथ भी बोल सकते हो। तो अमेरिका साम्यवाद का फैलाव से पहले ही डरा हुआ था। अमेरिका साम्यवाद के फैलाव से पहले ही डरा हुआ था। ठीक है ना। अब इसके संकट का क्या कारण है, यानी ये जो डर संकट क्या कारण है, क्यूबा मिसाइल संकट हम क्यों कहते हैं, तो संकट इसमें क्या है। देखिए 1962 में सोवियत संघ ने गुप्त रूप से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। नहीं, एक तो उसके दोनों के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रहा था। अमेरिका सोवियत संघ के करीब जा रहा था, अलग अलग इनडायरेक्टली रूप से किसी दूसरे देश के सहारे।
नहीं, सोवियत संघ भी किसी दूसरे देश के सहारे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं मतलब डायरेक्टली रूप से उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, तो इनडायरेक्टली रूप से उससे लड़ना चाह रहा था। नहीं, तो यहां पर क्या हुआ कि 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें क्या कर दी, तैनात कर दी। अब देखो, आपके अगर दरवाजा पे अगर कोई आ जाएगा, नहीं, और जब आपको पता चले, मतलब तैनात कर दी तो भी नहीं पता हुआ, नहीं तो पता चले कि हमारे दरवाजा पे कोई दस्तक दे दिया है और क्या लेके खड़ा है, राइफल लेके खड़ा है, तो आपको क्या अंदर से फील होगा, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं, उस समय तो आप क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ये मिसाइलें अमेरिका के बड़े शहरों को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर सकती थी, यानी पूरा अमेरिका को क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता था। अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना। स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर के दरवाजा तक पहुंच गया तो आप वहां पर कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, तो यहां पर वही हुआ कि एक बड़ा संकट माना गया, क्योंकि अमेरिका के करीब सोवियत संघ पहुंच जाना एक बहुत बड़ा संकट माना जाता है। यहाँ पर संकट की स्थिति कैसे पैदा हुआ, ध्यान समझिए। संकट की स्थिति तो समझ गए, लेकिन संकट की स्थिति में देखिए ध्यान से, अमेरिकी के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उस समय जिस समय क्यूबा संकट पैदा हुआ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की नौ सैनिक या नेवल ब्लॉकवेड, तो नौ सैनिक नाकेबंदी कर दी। क्या ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की 9 सैनिक नाकेबंदी कर दी। यानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्यूबा जो है एक द्वीप है, क्या है, द्वीप है, और चारों साइड से पानी है, तो क्या कर दिया, चारों साइड से पानी से उसको घेर लिया। अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं आमने सामने आ गई। स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका सामने है और सोवियत संघ का भी सेना वहां पर है, कहा, क्यूबा में, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आमने सामने। अब लग रहा था क्यूबा संकट इसलिए दर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण संकट है, तीसरा विश्व युद्ध के बिगुल के रूप में इसे बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे का आमने सामने हो गया था, जो कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं वॉर में बदलने वाला था, ठीक है ना, इसलिए ज्यादातर इसे क्यूबा संकट इसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध का डर सताने लगा, यानी उस समय लग रहा था कि अब कभी ना कभी परमाणु बम चल जाए, कब, अब ना तो अब चलने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे, एक तो अमेरिका को डर तो था ही, सोवियत संघ को भी डर था उधर, लेकिन पूरी दुनिया को हलचल मच गया था, पूरी दुनिया में क्या मच गया था, एक कोहराम मच गया था। उसके बाद क्या बोला, यह शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है, यानी शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है, लेकिन चला नहीं, ध्यान रखना। अब इस संकट का, ये संकट तो पैदा हो गया, लेकिन इसका समाधान कैसे हुआ ये समझते हैं। इसका समाधान कैसे हुआ, ध्यान देखिएगा। संकट का समाधान कैसे हुआ, संकट दोनों देशों के बीच बातचीत से हुई, यानी इसका संकट का समाधान क्या हुआ, तो दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, तब ये इसका हल हुआ। सबसे पहला एक गुप्त समझौता हुआ, यानी किसी को पता नहीं लेकिन गुप्त समझौता हुआ। पहला में क्या है, सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली, गुप्त समझौता हुआ अमेरिका के साथ और सोवियत संघ के बीच में, और क्यूबा से क्या किया, अपना मिसाइल हटा लिया। कौन हटा लिया, सोवियत संघ ने। अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया, क्या बोला, अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया, यानी सोवियत संघ से ये समझौता किया कि मैं अगर हटाऊंगा तो आप क्यूबा पर कोई किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे, क्योंकि क्यूबा की भी डर था कि अगर जैसे ही हम हटाएंगे, क्योंकि हम तान के रखे थे कहां, अमेरिका के बड़े शहरों पे, और अगर तान के रखे थे, अगर मैं हटा देता हूं तो कभी भी मुझे मार सकता है, धमका सकता है, ठीक है ना, इसीलिए ये समझौता हुआ। उसका क्या क्या, अमेरिका ने तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर भी सहमति दी, यानी तुर्की में अपना मिसाइल रखी थी, किसके लिए, तो रसिया के लिए, रसिया के और पूर्वी यूरोप के लिए, कहीं ना कहीं देशों के ऊपर तान के रखा था कि हम इसको भी उड़ा देंगे अगर तुम उड़ाओगे तो, ठीक है। तो एक उधर भी ये भी हटाया, अमेरिका भी हटाया, और सोवियत संघ भी ने क्यूबा से अपना मिसाइलें हटा दी। इसका परिणाम क्या हुआ, ध्यान समझते हैं। परिणाम में देखो ध्यान से कि परिणाम में क्या हुआ, परमाणु युद्ध टल गया। इसके क्या हो गया, परमाणु युद्ध टल गया। दूसरा, अमेरिका और सोवियत संघ को समझ आया कि युद्ध से पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी, यानी दोनों को दिमाग में आया कि अगर ये परमाणु बम चलेगी तो एक दूसरे का द्वेष के कारण परमाणु बम तो चला, लेकिन ये पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाएगी और यही तीसरी विश्व युद्ध कल आ जाएगा। फिर इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का प्रयास शुरू हुआ, दोनों देशों के बीच तनाव क्या हुआ, कम करने का प्रयास किया गया। इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं।
देखिए ध्यान से, इसका महत्व क्या है, तो महत्व जो है इसका, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे गंभीर संकट था, यानी गंभीर संकट माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को एक सबसे गंभीर संकट माना जाता है अभी तक के लिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने सैनिक आ गया था, क्योंकि अब लग रहा था कि अब दुनिया बचने वाला नहीं है, उस स्थिति में चला गया था। ये समझ गया ना, ये एक तरह से संकट। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है इसके बाद समझ लेते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को यह दिखा दिया कि शीत युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो कभी भी परमाणु युद्ध यानी एटम बम के रूप में, एटम वॉर के रूप में ये बदल सकता था, लेकिन समझदारी से लिया गया निर्णय विश्व विनाश को रोक सका। स्वाभाविक सी बात है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, अगर ये हो गया रहता तो आज बात करने लायक नहीं होते। आप कहोगे सर जी उधर ना होता, इधर तो नहीं होता, नहीं, उसका इम्पैक्ट हमारे भारत पर भी पड़ता और कई सारे देश पर भी पड़ता, पूरे दुनिया पर पड़ता है इसका इम्पैक्ट। क्योंकि अगर परमाणु बम एक चलता ना तो कई परमाणु बम हो गया था, उस समय कई परमाणु बम हो गया था, लेकिन दोनों देशों के पास परमाणु बम हो गया था, तो इसका इम्पैक्ट अच्छे से पड़ सकता था, उतना नहीं लेकिन पड़ सकता था, अच्छा खासा पड़ता। उसके बाद क्या लिखा हुआ जहां समझेगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे विश्व राजनीति पर अच्छा से पड़ सकता था और पूरी दुनिया में पड़ सकता था। अब अगला क्या है कि द्विध्रुवीयता का अर्थ समझिए आप। अगला इसी में द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है इसका समझिए। जब दुनिया की पूरी ताकत दो बड़े और शक्तिशाली देशों के पास होती है और बाकी देश उन्हीं में से किसी एक का साथ देते हैं, तो ऐसी स्थिति को द्विध्रुवीयता कहते हैं। यानी पूरी दुनिया द्विध्रुवीयता में बदल गया। कहने का मतलब सोवियत संघ को कोई समर्थन कर रहा है कोई देश, तो कोई अमेरिका को समर्थन कर रहा है, नहीं, पहली दुनिया को कोई समर्थन कर रहा है तो कोई दूसरी दुनिया का समर्थन कर रहा है। कई देश ऐसे जो अलग अलग रूप में अलग अलग समर्थन किया। उसके बाद क्या हो रहा है, शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ दो मुख्य शक्तियां थी, इसलिए उस समय की विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय कहलाई, यानी दो अलग अलग शक्ति के रूप में उभरा और दोनों अलग अलग ध्रुव के रूप में, अलग अलग गुट के रूप में कहलाया। दो अलग अलग गुट बना, क्या बना, दो अलग अलग गुट बना, ठीक है ना। क्या लिखा भी है, अमेरिका के सैन्य गुट, तो दो अलग अलग गुट बना, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत गुट, एक सोवियत संघ की गुट। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान रखना। अब देखो, जब अमेरिका के सैन्य गुट का बात करते हैं, अमेरिका के नेतृत्व में बना प्रमुख सैन्य गुट नाटो, यानी सबसे पहला देखो, तो एक तो दो गुट बना, दुनिया दो भागों में बट गया, सोवियत संघ के गुट के रूप में और एक अमेरिकी गुट में। अमेरिकी गुट को पहली दुनिया के रूप में उसे संज्ञा देता है, पहली महाशक्ति, और दूसरी महाशक्ति किसे कहा जाता है, तो सोवियत संघ की, एक दूसरे का बनता नहीं। अब देखो सबसे पहले क्या किया, अमेरिका ने एक सैन्य संगठन बनाया, जिसका नाम पड़ा नाटो। क्या नाम पड़ा, नाटो। तो अमेरिका के नेतृत्व में बना प्रमुख सैन्य गुट जिसका नाम क्या है, नाटो, ठीक है ना। नाटो का मतलब क्या होता है, तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब अमेरिका जिस स्थिति में, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप मिलकर क्या बनाया, एक नाटो बनाया। तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच में जो सागर है, महासागर है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। और ऊपर वाला है यूरोप, और पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है, लेकिन नॉर्थ में है, ऊपर वाले रीजन का हम ले रहे हैं, तो अटलांटिक महासागर और ट्रेटी वह उस क्षेत्र का बात बोलते हैं, और वहां पर जो संगठन बना उसी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसकी स्थापना, यानी नाटो की स्थापना कब हुई, तो कहोगे 1949 ईस्वी में। कब हुई नाटो की स्थापना, तो 1949 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य क्या था, इस संगठन का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि सदस्य देशों की, यानी इसके सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना। यानी इस संगठन में जितना भी देश सदस्य के रूप में था उस सभी को सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया। दूसरी बात कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई पश्चिमी देश इसके सदस्य थे। यानी बहुत सारे, लगभग जब जिस समय ये बना था तो इसमें कई सारे देश इसमें शामिल थे, जिसमें से क्या बोल सकते हो, ये सभी उस समय हमको लगता है
शायद 12 को शायद उसमें देश था, शायद 12 की 25 देश था, 12 शायद हमको लगता है कि देश था। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कितना देश इसमें शामिल था। ये सभी देश पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, यानी अमेरिकी गुट जितना भी देश था ये सभी किस विचारधारा के लोग थे, तो पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे, ठीक है ना। उसके बाद यह गुट सोवियत संघ, यह गुट सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया। स्वाभाविक सी बात है, सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा को रोकने के लिए यह बनाया गया था, ये गुट को। कौन सा गुट को? नाटो को, ध्यान रखना। अब नाटो की मुख्य उद्देश्य क्या था, ये तो उद्देश्य हम लोग जान लीजिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था ध्यान रखना यहाँ पर। तो मुख्य उद्देश्य के रूप में बोलेंगे, यदि नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ है, अगर नाटो के किसी एक देश सदस्य पर हमला हुआ तो सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, अगर नाटो के किसी एक देश पर कोई हमला किया, कोई भी देश हमला किया, तो ये समझा जाएगा कि नाटो के सभी देशों पर हमला हुआ है, नाटो के सभी देशों पर हमला हुआ, यह समझा जाएगा। यह सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा कहलाता है, यह सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। शीत युद्ध के समय नाटो अमेरिका का मुख्य सैन्य गुट था, अमेरिका का मुख्य सैन्य गुट था। इस अगर हम बात होते नाटो में सबसे प्रमुख अगर सैनिक रहता है तो नाटो में कौन किसका भागीदारी सबसे ज्यादा है, तो अमेरिका को कहोगे। किसका? तो अमेरिका। अब आगे चलिए देखिए ध्यान से, सोवियत संघ के सैनिक गुट, तो यहाँ पर हम देख लिए किसका सैनिक गुट। अभी थोड़ा देर पहले हम क्या किसका देखे, तो अमेरिका का देखे। अब थोड़ा सा देख ले सोवियत संघ का, सोवियत संघ का सैनिक गुट। अब जैसे ही उसका बनाया तो सोवियत संघ ने भी अपना बनाया। तो सोवियत संघ का सैनिक गुट क्या था? सोवियत संघ का सैनिक गुट वार्सा संधि या संगठन के रूप में बना। वार्सा पैक्ट का नाम दिया है, क्या नाम दिया गया? वार्सा पैक्ट। यह समाजवादी यानी कम्युनिस्ट देशों का सैन्य संगठन था। दूसरा, वार्सा संधि क्यों बनाया गया, यानी ये जो संगठन है ये संधि क्यों किया गया, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बट गई, जो एक शीत युद्ध के रूप में चला। अब ध्यान समझना कि पश्चिमी गुट दो गुटों में बट गई, तो यहाँ पर अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखो, एक है पश्चिमी गुट जो अमेरिका का गुट है, और एक समाजवादी गुट है जो सोवियत संघ का गुट है। पश्चिमी गुट जो है यूएसए अमेरिका के नेतृत्व में, यूएस अमेरिका के नेतृत्व में बना, यानी कौन? नाटो बना। और सोवियत संघ यानी रसिया सोवियत संघ के नेतृत्व में बना। सोवियत संघ जो है वो रसिया के नेतृत्व में सोवियत संघ बना, और वार्सा संधि के रूप में बना भी। वार्सा संधि एक संगठन बना। उसका देखो ध्यान से, नाटो बना कब बना? 1949 में। उसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या बनाया? 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। क्या बनाया? तो ध्यान रखना, सबसे पहले नाटो बना 1949 में, और सोवियत संघ ने क्या बना लिया? वार्सा पैक्ट बनाया जो 1955 में। इसका मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान समझना, अभी मैंने मुख्य कारण बताया है किसका? नाटो का बताया नहीं। इसमें देखिए, नाटो का मुख्य कारण, नाटो से सुरक्षा, सॉरी सोवियत संघ जो अपना वार्सा पैक्ट बनाया था, किस लिए बनाया था? तो नाटो से सुरक्षा करना, समाजवादी देशों की सामूहिक सुरक्षा करना, सोवियत प्रभाव को बनाए रखना, यानी सोवियत का विचारधारा जो भी था कम्युनिस्ट या समाजी विचारधारा था, उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक वार्ता पैक्ट बनाया गया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स में क्या लिखा है ध्यान समझिए। सोवियत संघ का सैनिक गुट वार्सा संधि था, इसकी स्थापना 1955 में नाटो के विरोध में की गई। इसमें पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश शामिल थे, इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया, यानी वार्सा पैक्ट भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ? तो सोवियत संघ टूटा तो वार्सा पैक्ट भी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि सभी देश मिलकर यह समझौता हुआ था और यह खत्म हो गया। आप देखिए यहाँ तनाव शैथिल्य क्या है, इसको बारे में हम समझते हैं। तनाव शैथिल्य का दौर क्या था? तनाव शैथिल्य का किस दौर को हम कहते हैं? देखिए, तनाव शैथिल्य यानी डिटेंट का मतलब क्या होता है? दो विरोधी शक्तियों के बीच तनाव में कमी आना। तनाव शैथिल्य का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो झड़प हो रही थी या दो देशों के बीच में जो तनाव है वो कम होना ही तनाव शैथिल्य कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान ये हमें उत्पन्न हुआ। यूएस यानी अमेरिका और रसिया यानी सोवियत संघ लगातार तनाव में थे, लेकिन 1960 के दशक में 1960 के दशक के अंत से 1979 तक दोनों ने सीधे टकराव से बचने और सहयोग बढ़ाने की नीति अपनाई।
यानी इस दशक में सहयोग बढ़ाने की अनुमति बढ़ाने सीधे टकराव से बचने और सहयोग बढ़ाने की नीति अपनाई। इसी को तनाव शैथिल्य का दौर कहा गया। यानी 1960 से लेकर 1979 तक 1960 से लेकर 1979 तक एक शैथिल्य का दौर कहा गया, क्योंकि तनाव कम करने और एक दूसरे का सहयोग करने की नीति को अपनाए। ठीक है ना। आप देखो तनाव शैथिल्य क्यों जरूरी हो गया, तनाव शैथिल्य क्यों जरूरी हो गया ये समझना जरूरी है। इसके पीछे कई कारण थे। क्या कारण थे? सबसे पहला कारण क्या था? परमाणु युद्ध का डर। सबसे पहला क्या कारण था? परमाणु युद्ध का डर, कि अगर परमाणु युद्ध हो गया तो पूरी दुनिया खतरा में आ सकता है। पहला, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, बिल्कुल सही बात है कि पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। यानी इतने परमाणु बम हैं, इतने परमाणु बम है दोनों देशों के पास कि 5-5 बार दोनों देश पृथ्वी को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। इतने परमाणु बम है, लगभग 6-6 हजार दोनों के पास है। दूसरा क्या है? हथियारों की दौड़ से आर्थिक बोझ। हथियारों की दौड़ से यानी हथियार दोनों खूब बना रहा था, इसके कारण आर्थिक बोझ बहुत सारा हो गया। पहला, हथियार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, यानी दोनों देशों के पास हथियार खूब बना रहा था, जिसके कारण अब उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत दिक्कत होगी। दोनों देश आर्थिक दबाव में थे, आर्थिक दबाव में आ गए थे कि अगर एक बार हुआ तो कहानी खत्म हो सकता है दोनों देशों का। दूसरी है कि तीसरी क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हुआ। दुनिया परमाणु युद्ध के बहुत करीब पहुंच गई थी। इससे नेताओं को समझ आया कि तनाव कम करना जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं बात करना, टेबल पर आना, डायलॉग्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हो गया तो दुनिया बचेगी नहीं। ठीक है, और हम संकट में चल जाएंगे। आप तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तनाव शैथिल्य के दौर की मुख्य घटनाएं। बहुत सारे घटनाएं तनाव शैथिल्य यानी युद्ध को कम करने के लिए, युद्ध एक तरह से संकट में ज्यादा तनाव न हो यानी कम करने के लिए क्या क्या चीज घटनाएं अपनाएगी, क्या क्या चीज मुख्य बातें अपनाएगी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से, तनाव शैथिल्य के दौर में पहला साल्ट वन समझौता हुआ। यानी क्या हुआ? साल्ट समझौता हुआ। साल्ट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान समझेगा। साल्ट समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। साल्ट समझौता क्या हुआ? 1972 में हुआ। कब हुआ ये साल्ट समझौता? 1972 में हुआ। और ये क्या है कि परमाणु हथियारों को सीमित करने का समझौता है। यानी साल्ट वन जो था, साल्ट वन समझौता में क्या हुआ कि जो भी परमाणु है हम आगे बनाएंगे नहीं, उसे कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करने की बात किया गया, या तो सीमित करने की बात किया गया। लिमिट लगा दिया कि लिमिट इतना ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो दूसरा देश भी अब बनाना चालू करेगा। उसके बाद क्या बोला? अमेरिका सूबे संबंधों में सुधार। साथ में क्या बोला कि साल्ट के समझौता में ही क्या हुआ? अमेरिका सूबे संबंधों में सुधार करने की बात कहा गया। क्या करने की बात कहा गया? सुधारने की बात कहा गया। इसका मतलब समझ रहे हो ना? यानी इसका मतलब क्या गया? साउथ एशिया लिमिट ट्रीटी फर्स्ट समझौता, यानी इस तरह से साउथ एशिया में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि समझौता इसी में हुआ था कि दूसरा देश और ना बनाए और अपनी लिमिटेशन को क्या करे, एक लिमिट करे कि अब ज्यादा नहीं बनाना है, उसे कम करना है। तो परमाणु हथियारों को सीमित करने के बारे में बताया गया था। दूसरा, अमेरिका सोवियत संबंधों में सुधार लाने की बात कर रहा था। अमेरिका सोवियत संबंधों में सुधार लाने की बात कर रहा था। नहीं, और क्या था? अमेरिका सोवियत संबंधों में सुधारो यानी व्यापार में, विज्ञान और अंतरिक्ष में सहयोग करना, यानी तीनों में क्या करना? पहले सुधार, अगर संबंध सुधार होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें सहयोग भी बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है? यूरोप में शांति का प्रयास किया गया, यानी हेलसिंकी समझौता हुआ। हेलसिंकी की समझौता हुआ कब हुआ? 1975 में। और इसके आधार पे मानव अधिकारों और सीमाओं की मान्यता दी गई। क्या दी गई? मानव के अधिकारों की और सीमाओं की एक सुरक्षा प्रदान की एक तरह से समझौता की गई। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पर लिखा, ध्यान समझा, तनाव शैथिल्य का प्रभाव। इसका इफेक्ट क्या पड़ा? तनाव शैथिल्य यानी जो एक युद्ध होने वाला था, उस तनाव को कम करने से क्या फायदा हुआ? तो पहला, विश्व युद्ध का खतरा कम हुआ। मतलब कम हुआ, इसमें क्या हुआ कि सीधा सैन्य टकराव टल गया, यानी जो सीधा हो सकता था वो टल गया। परमाणु युद्ध की आशंका घट गई। ठीक है ना। उसका दूसरा क्या है कि हथियार नियंत्रण की शुरुआत हुई, यानी तनाव शैथिल्य का प्रभाव से विश्व युद्ध का खतरा कम हो गया, हथियार नियंत्रण की शुरुआत हो गई।
यानी क्या चीज हथियार नियंत्रण की शुरुआत होगी, तो हथियारों की दौर पर कुछ हद तक रोक लगी, भविष्य के समझौते की नींव पड़ी। ठीक है, तीसरी क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। इससे क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। किस तरह, किस रूप में, तो विज्ञान के रूप में, अंतरिक्ष में, व्यापार में सहयोग बढ़ा। संवाद यानी डायलॉग्स की महत्व भी मिला इसमें, यानी एक दूसरे के साथ हम समझौता किए, द्विपक्षीय समझौता जिसको डायलॉग्स बोला जाता है, इसके रूप में हम लोग समझदारी से काम किए। उसके बाद छोटे देशों को राहत, इससे क्या हुआ, छोटे देशों को भी राहत मिला, ध्यान समझना, इससे क्या हो गया, छोटे देशों को भी राहत मिला। कैसे मिला, तो महाशक्तियों के दबाव में कमी आई, महाशक्तियों के दबाव में कमी आई। यही तो क्या था, कौन सा देश के संगठन में, कौन सा देश के समर्थन में हम है, अगर इस देश के समर्थन में तो वो देश नाराज, और उसके समर्थन में तो वो नाराज। ठीक है ना, तो ये इससे क्या हुआ कि दूसरे देशों पर कहीं ना कहीं हमें गुटनिरपेक्ष देशों को सांस लेने का मौका मिला, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों के ये भी खतरा था कि हम अगर इसको नहीं दे रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, तो उससे मुझे क्या होगा, दुश्मनी मोल, एक दूसरे से क्या हो सकता है, दुश्मनी। इससे क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष देशों का भी सांस में मौका मिला, जान में जाना है आपको कि सर गुटनिरपेक्ष देश क्या है, गुटनिरपेक्ष देश का मतलब क्या हुआ, अभी हम समझाते हैं। तो दुनिया दो गुट में बटा हुआ था। गुटनिरपेक्ष का मतलब हुआ, समझ लो, गुटनिरपेक्ष का मतलब हुआ, गुटनिरपेक्ष देशों से मतलब है, यहां पर समझना कि एक था प्रथम दुनिया, पहली दुनिया नहीं, पहली दुनिया जो अमेरिका को बोला यहां पर यूएसए, और एक था सोवियत संघ यूएसएसआर, नहीं, तो कुछ देश था इसमें शामिल हो रहा था, कुछ देश इसका समर्थन था, लेकिन कुछ ऐसा देश था कि ना इसमें जा रहा था ना इसमें जा रहा था, और जो देश नहीं किसी में जा रहा था तो एक अलग गुट के रूप में निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष, जिसमें से एक सबसे प्रमुख था भारत, इसमें से एक सबसे प्रमुख था भारत, कि भारत किसी का समर्थन में नहीं गया, किसी के दबाव में नहीं गया, किसी का समर्थन नहीं दिया, बोला ना किसी के असमर्थन में गया, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हम एक तटस्थ रहे कि ना तुम्हारा साथ देंगे ना तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, तनाव शैथिल्य, तनाव शैथिल्य की सीमा क्या है, तो यह दौर पूरी तरह शांति का नहीं था, यह दौर पूरी शांति का नहीं था, बिल्कुल सही बात नहीं। वियतनाम युद्ध जारी रहा, वियतनाम में भी युद्ध हो रहा था, और ये अमेरिका के साथ था, अमेरिका था उस पे। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, यानी 1979 में अफगानिस्तान में कौन आ गया था, सोवियत संघ में आ गया था। इसके बाद तनाव फिर बढ़ गया, जैसे ही सोवियत संघ आया अफगानिस्तान में, तो अमेरिका बोला ये कैसे आ गया, नहीं, तो फिर से अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। अब देखिए छठा, 6 से 7 लाइन का उत्तर, अगर आपसे पूछे कि तनाव से थैले तो कैसे जवाब देंगे, तनाव से थैले का दौर शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी का काल था। यह दौर 1960 के दशक के अंत से 1979 तक रहा। इसका उद्देश्य यानी तनाव से थैले, इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध से बचना और हथियारों की दौड़ को नियंत्रित करना था। यानी तनाव से थैले का उत्तर कैसे देंगे, साल्ट जैसे समझौतों से हथियार नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसरो यानी सॉरी इससे विश्व शांति को बढ़ावा मिला। स्वाभाविक बात है कि ये तनाव से तुल्य को कम करने से क्या हो गया, तनाव को कम करने से क्या होगा, विश्व में शांति बढ़ावा मिला। हालांकि यह दौर अस्थायी था, मतलब पूर्ण रूप से फिक्स नहीं होगा था कि अब नहीं होगा, और बाद में तनाव फिर बढ़ गया, जैसे मैंने बोला अभी कि अफगानिस्तान में कौन आ गया, सोवियत संघ आ गया था। अब यहां से मैं गुट निरपेक्ष के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके बारे में समझिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन उन देशों का समूह था जो देश शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट यानी नाटो या वार्सा संधि में शामिल नहीं हुए। वो देश गुट निरपेक्ष के रूप में बना, या समूह के रूप में, न अमेरिका के साथ था और न सोवियत संघ के साथ था। समझ में आ रहा है कि न अमेरिका के साथ था और न सोवियत संघ के साथ था, वो देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में आया। दूसरा क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में समझिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों शुरू हुआ, देखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समय दुनिया दो गुटों में बटी थी, बिल्कुल सही बात है। नए स्वतंत्र हुए, यानी जो देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, नए स्वतंत्र हुए एशिया अफ्रीका के देश, यानी एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देश कहीं ना कहीं स्वतंत्र हुए थे। तो ये समझते थे कि दोनों देश दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट के समझते कि
के देशों ने महसूस किया कि किसी गुट में जाने से स्वतंत्रता प्रभावित होगी। कहने का मतलब इसको डर लग गया, बहुत सारे देश को डर लगा कि अगर इसका हम साथ देंगे और कहीं फिर से हमें गुलाम बना लेगा, अभी अभी तो गुलाम से जंजीर से खुले अंग्रेज से छूटे हैं, और अभी फिर से अगर हम इसे गुलाम कर लिया तो हम कहीं होके नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है कि ना हम इसका साथ देंगे ना इसका साथ देंगे, हम खुद आजाद रहेंगे। ठीक है, तो किसी गुट में जाने से स्वतंत्रता प्रभावित होगी, महाशक्तियां उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेगी। यानी जो जो कहेगा वो करना पड़ेगा, इसलिए हमें नहीं करना है। अच्छा है कि गुलामी के जंजीर, गुलामी में रह के अच्छा है कि सेक पीने से अच्छा है कि हम नमक खाएं, सेक पीने से अच्छा है कि हम नमक रोटी खाएं। गुलामी में रहकर मुझे सेक नहीं पीना है, हमें स्वतंत्र रहकर नून रोटी में भी गर्व है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम आजाद रहेंगे, मालिक अच्छा है कि हम आजाद रहेंगे, ना कि हम नौकर की तरह या गुलामी की तरह हम उसके अनुसार से हम बात कहें। ठीक है ना, यानी क्या कहा गया है कि नौकर बनने से अच्छा है कि मालिक बने, नौकर से बनने से अच्छा है क्या कि मालिक बने। भले हम 2 रुपया कमाए, लेकिन नौकर से अच्छा है कि मालिक। हम अगर खा रहे हैं तो ठीक है, एकदम से खा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, गुलाम की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात हुआ, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का, यानी ये सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी देश ये चाहे कि मैं स्वतंत्र रहूंगा और अपना विदेश नीति मैं खुद तय करूंगा, अपना विदेश नीति हम खुद तय करेंगे, कोई और क्यों करेगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में या गुट निरपेक्ष में जो शामिल हुए वो देशों का बात हम बोल रहे हैं। सबसे पहला, तीसरा क्या, स्थापना और प्रमुख नेता, नहीं स्थापना और प्रमुख नेता। औपचारिक स्थापना यानी गुट निरपेक्ष का कब स्थापना हुई, तो 1961 में। इसका एक गुट निरपेक्ष का एक तरह से आंदोलन या स्थापना करने की व्यवस्था जो है 1955 से 56 में शुरू हो गया था, लेकिन अंततः स्थापना कब हुई, औपचारिक स्थापना कब हुई, 1961 में हुआ। पहला सम्मेलन, पहला यानी जो गुट निरपेक्ष बना उसके बाद पहला सम्मेलन कब किया गया, तो सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बेलग्रेड में हुआ। कहाँ, बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के राजधानी बेलग्रेड में पहला सम्मेलन। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहोगे यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड सीधा याद रखना, आपको ऑप्शन में आएगा। और किसकी स्थापना कब हुई, तो कहोगे 1961 में। ठीक है ना, चलिए इसके प्रमुख नेता कौन कौन से इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर नेहरू जी है, नहीं यहाँ पर जोसेफ ब्रोज टिटो है, और यहाँ पर गमाल नासिर है, यहाँ पर सुकुर्नो है। ये 4 देश के अलग अलग प्रमुख नेता है। जो देखो, जवाहरलाल कहाँ के, भारत के है, जवाहरलाल कहाँ के, भारत के। उसके बाद है जोसेफ ब्रूजो टिटो, ये जोसेफ ब्रूजो टिटो जो है यूगोस्लाविया का है, यूगोस्लाविया का। और यही क्या हुआ, सबसे पहला सम्मेलन हुआ। तीसरा क्या है, गमाल अब्दुल नासिर, क्या लगा, गमाल अब्दुल नासिर है, जो मिस्र का है। कहाँ है, मिस्र का, अभी के इजिप्ट बोल सकते हैं हमसे। सुकुर्नो कहाँ का है, इंडोनेशिया का। कहाँ का है, इंडोनेशिया का। ये जो सब जो है प्रमुख नेता है उस समय का, और ये चारों मिलकर एक गुट निरपेक्ष बनाया। और ये चार के साथ साथ बहुत सारे देश इसमें शामिल होता गया। यानी उस दोनों पैक्ट में, यानी सोवियत संघ के और जो नाटो जो था संगठन, उसमें उतना नहीं हुआ जितना इसमें लोग या इसमें देश शामिल हो गया। लगभग 150 से ऊपर इसमें देश शामिल हो गया। इतना बात समझ में लाना, ठीक है ना। शुरू में तो कम ही था, 25 के आसपास था। शुरू में कितना था, 25 था। और नाटो में कितना था, तो ध्यान रखना 12 सदस्य देश था। कब, शुरू में 12 देश सदस्य देश था नाटो में। और अभी वर्तमान में कितना है नाटो में, तो नाटो में अभी ध्यान रखना, नाटो में अभी जो है, नाटो में अभी देश की संख्या कितना है, 32। नाटो में कितना है, 32। और शुरू में कितना था, 12। शुरू में कितना था गुट निरपेक्ष में, तो 25। अभी 150 के आसपास है। इतना समझ गए। आप देखिए ध्यान से, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है, तो किसी भी सैन्य गुट से दूरी रहना, यानी पहली दुनिया से और दूसरी दुनिया से दूरी रखना, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। यानी जो हम लोग एक तो गुलाम थे, उस उपनिवेशवाद का क्या करना, विरोध करना, नहीं, या तो साम्राज्यवाद का क्या करना, विरोध करना।
हम तो अभी अभी गुलाम से क्या है, जंजीरों को तोड़े, अभी अभी गुलाम के जंजीरों को तोड़े हैं, अब फिर से गुलाम हम नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए उपनिवेशवाद को विरोध करना और साम्राज्यवाद को विरोध करना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। हम लोग क्या थे, एक तरह से विकासशील देशों के रूप में आ रहे थे, यानी विकास के संरचना से अब संरचना में कहीं ना कहीं प्रवेश करे थे, विकासशील देशों के रूप में बनवे किए थे नहीं। तो इसीलिए क्या बोला कि विकासशील देशों को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करना, इसके बारे में बात। अब अगला है भारत की भूमिका। इससे भारत की क्या क्या भूमिका था ध्यान समझना। भारत की भूमिका, भारत की भूमिका, भारत यानी नाम किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे गुटनिरपेक्ष, शॉर्ट फॉर्म में इसको गुटनिरपेक्ष बोला जाता है, गुटनिरपेक्ष, ठीक है ना। गुटनिरपेक्ष किसको बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, नाम, NAM, NAM, गुटनिरपेक्ष का। तो भारत नाम का संस्थापक सदस्य था। नेहरू ने इसे नैतिक और शांतिपूर्ण नीति के रूप में माना। क्या, नेहरू नैतिक और शांतिपूर्ण नीति के रूप में अपनाया, किसको, नाम को। भारत ने विश्व शांति और संवाद पर जोर दिया। भारत ने विश्व शांति और संवाद पर, यानी बात करने पर जोर दिया, समझौता करने पर जोर दिया और शांति फैलाने पर जोर दिया। अभी भी भारत का यानी हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे या जो भी हमारे नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो अभी तक सदियों से और आज तक चलते आ रहा है, हम शांति की ओर ज्यादा प्रभाव रहते हैं, अग्रसर रहते हैं कि शांति फैला कर रखे। अभी भी युद्ध चल रहा है तो हम चाहते हैं कि क्या, शांति हो, शांति समझौता हो, तो आपका भी भलाई होगा और हमारा भी भलाई होगा और पूरे देश को भी भलाई हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ छठा में कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व या प्रभाव क्या है। छोटे देशों को आवाज मिली, छोटे देशों को आवाज मिली, यानी छोटे देश भी चाहा कि हम इसमें जुड़ सकते हैं, हमारे देश की रक्षा होगा, हमारे देश के साथ साथ हमारा आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगा और कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हमारे अनुसार तुम चलो, अपना देश का नीति खुद बनाओ और हमारा अगर सहयोग चाहे तो हम सहयोग करेंगे, सो नीति अपनाएगा। शीत युद्ध के दबाव से बचा, शीत युद्ध के दबाव से बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र विदेश नीति संभव हुई, यानी सब अपना अपना देश स्वतंत्र विदेश नीति, खुद विदेश नीति तय कर रहा है। यहाँ पर विकासशील देशों में सहयोग बढ़ा, विकासशील देशों में आपस में क्या होगा, सहयोग बढ़ा। विश्व राजनीति में संतुलन बना, स्वाभाविक बात है कि विश्व राजनीति में संतुलन बना। अगर हम ना गुट में 1 में जाएंगे ना गुट 2 में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, किसके साथ, विकासशील देशों के साथ प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए भारत और शीत युद्ध के बीच, ध्यान समझिए, भारत और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि भारत शीत युद्ध को किस नजर से देखता है, ध्यान समझिए। तो पहला, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शीत युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में बट गई, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ की गुट, जिसको पूंजीवाद बोला गया और समाजवादी कहा गया। इनके बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव बना रहा, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। ये पहले भी मैंने बता चुका हूं। दूसरा क्या बात करें यहाँ पर, भारत की नीति क्या थी, तो भारत की नीति क्या थी, तो गुट निरपेक्ष की तरफ झुकाव था। भारत ने शीत युद्ध में क्या किया, तो किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई, इसे गुट निरपेक्ष नीति कहा गया। यानी अगर किसी देश में किसी गुट में अगर शामिल नहीं होते हैं तो उसे गुट निरपेक्ष, यानी गुट में हम नहीं जाएंगे, एक अलग नॉन अलाइनमेंट बनाएंगे, नॉन अलाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, नॉन अलाइनमेंट मेंबर बनाएंगे, मेंबरशिप, इसी को नाम कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मेंबर, ठीक है ना। यानी वैसा हम देश को एक संगठन करेंगे जो किसी समझौते के साथ नहीं होगा, वो अपना देश के लिए खुद तैयार करेगा, लेकिन हम सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब मुझे अगर सहयोग मिलेगा तो आपसे सहयोग मांग लेंगे, अगर आपको सहयोग चाहिए तो आपको मैं सहयोग दे सकता हूं, इस रूप में बनाया गया। नेतृत्व, भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था गुट निरपेक्ष, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे और इसलिए नेतृत्व कर रहे थे। भारत ने गुट निरपेक्षता क्यों अपनाई, भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन, गुट निरपेक्षता क्यों अपनाई, ध्यान समझिए। तो भारत ने गुट निरपेक्षता इसलिए अपनाई क्योंकि नया स्वतंत्र देश था, अभी अभी आजादी मिले है मुझे, विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता था। यानी भारत ये नहीं चाहता था कि अभी अभी मैंने गुलामी के जंजीर को तोड़े या फिर से गुलामी में चले जाए, यानी अर्थात दूसरे लोग फैसला ले हमारे देश के लिए, ऐसा हम नहीं चाहते थे, ठीक है ना। किसी महाशक्ति के प्रभाव में नहीं जाना चाहता था,
ठीक है। उसके बाद विश्व शांति और सहयोग में विश्वास करता था, विश्व के शांति और सहयोग में विश्वास करता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा चौथा में, देखिए ध्यान से, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी। भारत संस्था भारत संस्थापक सदस्य देश था, भारत क्या था, एक संस्थापक सदस्य देश था, किसका, गुट निरपेक्ष का। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निभाई, कौन, भारत। एशिया अफ्रीका के देशों की आवाज बनी, यानी एक गुट निरपेक्ष देश जो एक तरह से सदस्य देश था, ये कहीं ना कहीं सभी एशिया अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को क्या किया, इसे शामिल भी किया और साथ साथ उनके उनके प्रभावों को कहीं ना कहीं जाना और उनको साथ लाने की प्रयास किया गया। चलिए, इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इसमें क्या जाने, इसमें हम लोग क्या जाने हैं कि जितना शीत युद्ध से संबंधित क्वेश्चन था, सॉरी शीत युद्ध से संबंधित जितना भी टॉपिक था, हम सभी लोग को इसमें कवर किए हैं आज में, और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों आपको मजेदार आएगा, जहां पर नहीं समझ में आता उसको पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो ऑफलाइन में आपको हम बताया करेंगे, मजा आएगा। और अगला जो इस पर वीडियो आएगा, इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आएगा। तो एक वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, इतना दिमाग में रखना है। और जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हो जाएगा, उसके बाद इस पर हम एमसीक्यू वीडियो हम लोग देख लेंगे। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन जितना ही बनेगा, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आप बताएंगे। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक था, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो और आप चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे पास जल्दी पहुंचे, तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए